हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में डेली करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं 13 मार्च के सभी करंट अफेयर को। आराम से एक एक फैक्ट को सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन को सुनिएगा। आखिरी में हम लास्ट डे करंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन ऑफ द डे की बात भी करने वाले हैं। तो एंड तक देखिए पूरे सेशन को और पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लीजिए। और आप सभी को पता है कि एप्लीकेशन पर अभी आप सभी के लिए होली की सेल चल रही है, तो सारे कोर्सेस आपको अप टू 90% तक ऑफ में अवेलेबल है। आप चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, डिस्क्रिप्शन में दोनों एप्लीकेशन की मैंने आपको लिंक दे दी है। एसएससी टारगेट बैच, रेलवे टारगेट बैच, एनटीपीसी का हमारा जो बैच है वो आपको अभी के लिए होली के अवसर पर काफी नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। तो चेकआउट कीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी सारे कोर्सेस है जो हेल्प कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको हर्डल आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है दोनों एप्लीकेशन की, चेकआउट जरूर कीजिएगा और वहीं पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का, हाल ही में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है और कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है इस उपलक्ष्य में। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपना 135 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है और इस उपलक्ष्य में जिस मिशन को लॉन्च किया गया उसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पर आंसर बी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहां पर पहले हमको यह समझना चाहिए कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का काम क्या है। तो भारत में जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है, मतलब जो पांडुलिपियां हैं जिनका संबंध इतिहास से है, जो हमको इतिहास की जानकारी देती है, हमको हमारे इतिहास के बारे में बताती है, वो किसी भी रूप में हो, ऐसी पांडुलिपियों को संरक्षित करना मुख्य कार्य है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का। 11 मार्च को इसका 135वां फाउंडेशन डे हाल ही में मनाया गया है और इस उपलक्ष्य में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने एक अभियान लॉन्च किया है, एक मिशन लॉन्च किया, इसे नाम दिया ज्ञान भारतम मिशन। अब पर्टिकुलर इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो हमारी जितनी भी एकेडमी है इंडिया में, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी ऐसे रिसर्चर हैं, कलेक्टर्स हैं, या फिर जितने भी लाइब्रेरीज है, उनमें हमारे इतिहास से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो हमारी संस्कृति की जानकारी देते हों, हमारे इतिहास के बारे में बताते हों, या फिर प्राचीन काल में जो भी कल्चर चला आ रहा हो अगर उससे रिलेटेड भी है, तो उन सभी पांडुलिपि विरासतों का सर्वे करना, डॉक्यूमेंटेशन करना और उनका कंजर्वेशन करना, यह मुख्य उद्देश्य है ज्ञान भारतम मिशन का। ठीक है, तो ये जो मिशन लॉन्च किया गया 11 मार्च को इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का इस दिन फाउंडेशन डे है। इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने 60 करोड़ रुपए का बजट भी अनाउंस किया है। इस मिशन के तहत पूरे इंडिया से पांडुलिपियों को सहेजा जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे इतिहास के बारे में हमको जानकारी देती है। तो आपको पर्टिकुलर इस संस्था के बारे में पता चल गया होगा कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का काम क्या है। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एक संस्था है, गवर्नमेंट की संस्था है। पुराने जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हमको हमारे कल्चर, इतिहास के बारे में बता सकते हैं, उन सभी को सहेज के रखना इसका मुख्य काम है ना। स्थापना हुई थी 11 मार्च 1891 में, 11 मार्च 1891 में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत यह संस्था काम करती है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल अरुण सिंघल हैं और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है राजधानी दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। डन। तो कौन सा फाउंडेशन डे मनाया गया, तो इसका 135वां फाउंडेशन डे हाल ही में मनाया गया। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आएंगे, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को किस इंटरनेशनल पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। अब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, देखिए हमने जो छोटे छोटे देश थे ना, फॉर एग्जांपल मॉरिशस, बारबाडोस और ऐसे बहुत सारे देशों की कोविड पेंडेमिक के समय में मदद की थी। मैंने आपको पहले भी बताया था, पेंडेमिक के समय में हमने इन सारे देशों को जो स्पेशल चीज उस वक्त दी थी वो थी हमारी वैक्सीन।
उस वक्त हम प्रॉब्लम में थे, लेकिन उस वक्त भी हमने सारे छोटे देशों को वैक्सीन भेजी ताकि उन देशों में पेंडेमिक के समय उनको राहत दी जा सके। तो ऐसे केस में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को काफी देशों ने अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। उसी के तहत अभी एक और इंटरनेशनल पुरस्कार जो कि नरेंद्र मोदी को दिया गया एक देश के द्वारा, वो है मॉरिशस, और इस अवार्ड का नाम है ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। यह अवार्ड दिया गया है मॉरिशस के द्वारा भारत के पीएम को। देखिए 12 मार्च को मॉरिशस ने अपना नेशनल डे सेलिब्रेट किया है, अपना इंडिपेंडेंस डे, उसको नेशनल डे के रूप में वो सेलिब्रेट करते हैं, मॉरिशस सेलिब्रेट करता है 12 मार्च को। और यहां पर मॉरिशस के चीफ गेस्ट है इनके इंडिपेंडेंस डे पर कौन थे जानते हैं? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इनको वहां पर बुलाया गया था। अब यहीं पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑफर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड से सम्मानित किया है। और इस तरीके से भारत के पीएम को यह 22वां अवार्ड है जो कि अब दिया जा रहा है या दिया गया है। इसके पहले जो मैंने आपको कुछ सेशंस पहले भी इनके बारे में बताया था, आपको ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो 2024 और 25 में जो दिया गया वो आपको याद रखना चाहिए। जैसे देखिए ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो भूटान ने दिया था 2024 में, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू रूस ने दिया था, ऑर्डर ऑफ नाइजर नाइजर के द्वारा दिया गया, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था भारत के पीएम को डोमिनिका देश के द्वारा, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना दिया गया गुयाना के द्वारा, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस ये बारबाडोस ने दिया था, और ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये कुवैत के द्वारा दिया गया, और ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस जिसकी हमने ऊपर बात की है ये 2025 में मिला है। अभी हमने इसकी बात की थी, पहले अनाउंस हुआ था और अब ये दिया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा, यहां पर ये इंक्लूड हो जाता है। और अभी जो लेटेस्ट आया है वो मॉरिशस का अवार्ड है भारत के पीएम को, मॉरिशस। ओके, कैपिटल है पोर्ट लुइस, यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं धर्म गोकुल, प्राइम मिनिस्टर के पद पर है नवीन राम गुलाम। मॉरिशस की 67% जो पॉपुलेशन है वो इंडियन मॉरिशस पॉपुलेशन है, मतलब भारतीय मूल के नागरिक ही मॉरिशस में निवास करते हैं 67%। और 5% यहाँ के लोग ऐसे भी हैं जो कि भोजपुरी बोलते हैं, जो कि हमारे बिहार के पर्टिकुलर रीजन में फेमस है। ओके, यहाँ के 5% पॉपुलेशन भोजपुरी बोलती है। 2022 का ये डेटा है। भारत ने ट्राइक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड रसायन के लिए किन 2 देशों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? आज सर्दी है तो थोड़ा सा फंबल आ रहे हैं, मैनेज कीजिए, ठीक है, एक आध 2 दिन की प्रॉब्लम रहेगी। यहां पर है एंटी डंपिंग ड्यूटी या शुल्क। क्या है पहले ये समझिए कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है। देखिए क्या होता है, इसको सीधा सा हम समझते हैं कि कोई देश है, उसने क्या किया, अपने यहाँ का माल, जैसे फॉर एग्जांपल हम चीन का एग्जांपल लेते हैं, उसने अपने यहाँ के सामान को भारत में बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर डंप कर दिया, मतलब हमारे यहाँ पर बेच दिया। किसने? चाइना ने। उसका जो प्रोडक्शन से कम कॉस्ट पर उसको खत्म करना है, कुछ भी करना है, उसने प्रोडक्शन से भी कम कॉस्ट पर या बहुत ही चीप प्राइस में इंडिया में लाकर वो माल बेच दिया। अब इससे इंडिया को क्या प्रॉब्लम होगा पता है? इंडिया के जो बिजनेस है ना, जो उस पर्टिकुलर वस्तु के सेक्टर में काम करते हैं, उनका जोखिम बढ़ जाएगा डूबने का, क्योंकि चाइना अपने यहाँ के माल को, हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टील, मान लो कि यहां पर स्टील की कंपनियां हैं इंडिया में, अब चाइना अपना स्टील यहां पर लाकर बहुत चीप रेट में बेच देता है। अब इसमें क्या होगा, कंपटीशन फेयर खत्म हो जाएगा, इंडिया की जो स्टील है वो बिक नहीं पाएगी क्योंकि सब चाइना की खरीदेंगे, सबसे कम रेट में है। अब ऐसे में क्या होगा कि भाई चाइना के स्टील के डंप करने के कारण हमारे बिजनेस खत्म हो रहे, तो इंडिया चाइना के उस पर्टिकुलर कंपनियों पर या स्टील जो बेचने आ रहा है उस पर लगाएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। उस पर शुल्क बोल लो, टैक्स बोल लो, वो इतना लगा देगा कि वो अपने स्टील को इंडिया में महंगे दाम पर ही उनको बेचना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही ले जा रही है टैक्स।
तो ये किसी भी देश के बिजनेस को बचाने के लिए कोई भी देश की गवर्नमेंट लगाती है अपने यहां, कोई अगर दूसरे देश का माल बेचने आता है तब। तो भारत ने क्या किया, ट्राइक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड, ये पानी को शुद्ध करने के लिए, एक केमिकल समझो आप इसको, है ना, स्विमिंग पूल का जो पानी होता है, फिल्टर वाटर जो होता है, उसको शुद्ध करने के लिए इस पर्टिकुलर रसायन का यूज किया जाता है। तो भारत ने क्या किया है, चीन और जापान दोनों देशों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है इस रसायन को लेकर, दोनों देशों पे लगाई गई है, चीन और जापान, है ना। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है ये समझ में आ गया आपको, किस प्रोडक्ट पर लगी ये समझ में आ गया, एक एसिड है, एक रसायन है। इस पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी इंडिया ने लगाई ना, वो $986 पर टन की एंटी डंपिंग ड्यूटी है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। 5 साल के लिए ये लगाई गई है या फिर अगले आदेश तक इसे जारी रखा जाएगा, क्योंकि चीन और जापान ने इसके पहले जो ट्राइक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड भारत में भेजा था ना, उसके कारण इंडियन कंपनियों को बहुत नुकसान हुआ है। और अब इंडिया ने बोला है कि 5 साल अगर आपको इंडिया में बेचना है तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी अब आप दो, ताकि इंडिया के जो उद्योग है वो आपने जो लॉस दिया उसको रिकवर कर पाए, है ना। स्विमिंग पूल, ड्रिंकिंग वाटर, इन सभी को शुद्ध बनाने के लिए, साफ करने के लिए इस रसायन का यूज किया जाता है। ड्यूटी किस पर लगाई गई, चीन और जापान पर। अब ये इंडिया में अगर ये बेचने आते हैं, ये इंडिया में सेल करते हैं, तो इनको गवर्नमेंट को देना पड़ेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने किस फेडरेशन से निलंबन को हाल ही में हटाया है? तो खेल मंत्रालय ने हाल ही में एक फेडरेशन से जो सस्पेंशन लगा रखा था उसको हटाया है, और यह फेडरेशन है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आंसर सी। 2023 में भारत की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इसे निलंबित कर दिया था। ब्रजभूषण शरण सिंह का जब मामला चल रहा था, तब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को रद्द कर दिया गया था। अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इसको एक बार फिर से बहाल किया है और इसके सस्पेंशन को खत्म करने का आदेश दिया है। ठीक है, तो 24 दिसंबर 2023 को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। एक तो गवर्नेंस इशू भी था, और साथ ही साथ इसकी जो प्रोसीजर है सही तरीके से फॉलो नहीं हो रही थी। अब क्या होगा, सस्पेंशन हटाने के बाद अब जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप होने वाली है 2025 में जॉर्डन के अम्मान में, ये मार्च में होगी, अभी 25 तारीख से शुरू होगी। इसके लिए जो ट्रायल्स है ना, वो शुरू कर पाएगी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत की ओर से जो रेसलिंग में, देखिए गवर्निंग बॉडी है रेसलिंग की इंडिया में, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में, कहीं भी रेसलिंग प्रतियोगिता में जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, जो रेसलर होते हैं ना, उनका चयन करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारे काम रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, 27 जनवरी को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इसको मान्यता प्राप्त है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इसको सस्पेंड कर रखा था, अब सस्पेंशन को यहां पर हटा दिया गया है। भारत में पहली बार वर्ल्ड पैरा ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो देखिए, जो पैरा एथलीट है ना, उनके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, वर्ल्ड पैरा ग्रैंड प्रिक्स। वर्ल्ड के अलग अलग देशों में ये हर साल आयोजित होती है। 2013 से जब से ये शुरू हुई है ना, इंडिया में कभी भी इसका आयोजन नहीं किया गया। पहली बार है कि अब इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। वर्ल्ड पैरा ग्रैंड प्रिक्स आयोजन कहां पर? नई दिल्ली। नई दिल्ली में 11 तारीख को यह शुरू हुआ था, और आज 13 मार्च को यह खत्म होने वाला है। 20 से ज्यादा देशों के जो पैरा एथलीट है, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड पैरा ग्रैंड प्रिक्स अलग अलग देशों में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि ये पूरी साइकिल है, एक जगह पे खत्म होता है, दूसरी जगह पर शुरू किया जाता है। अभी नई दिल्ली में हो रहा है। इसके अलावा यूएई में, मोरक्को, मैक्सिको, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ट्यूनीशिया, अलग अलग जगह पर यह साइकिल चलती रहेगी, और पूरे साल भर इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए, इंडिया में तो कभी आयोजन किया नहीं गया, लेकिन पहली बार अब आयोजित किया गया कहां पर? नई दिल्ली में।
2013 में शुरुआत, हर साल आयोजन किया जाता है। जो विकलांग एथलीट है उनकी एक प्रतियोगिता है, सीरीज वाइज अलग अलग देशों में अलग अलग फेज में आयोजित होती है। अच्छा, आयोजन कौन करवाता है, यह भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो वर्ल्ड पैरा एथलीट जो है संस्था, वो इसका आयोजन करवाती है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, ठीक है। और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के अंतर्गत यह संस्था भी कार्य करती है। शरावती पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो पर्यावरण और कानूनी विवादों में है, पर्यावरण को हार्म करने के कारण अभी विवादों में है, किस राज्य का प्रोजेक्ट है? तो शरावती, जिस नदी की यहां पर बात की जा रही है ना, शरावती, तो वो हमें बहती हुई दिखाई देती है कर्नाटक में। अब इसी नदी पर शरावती पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जो पर्यावरणविद है जितने भी, उनका कहना है, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका कहना है कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कारण पश्चिमी घाट जो एरिया है, वेस्टर्न घाट का एरिया है, वो हार्म हो सकता है और ये वहां का जो बायोडायवर्सिटी है उसको इफेक्ट कर सकता है, वहां का पूरा इकोसिस्टम इसके कारण इफेक्ट होगा, ये कहना है पर्यावरणविदों का, जिसके कारण अभी ये सुर्खियों में है काफी। शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कर्नाटक में प्रस्तावित है, अभी इस पे काम चल रहा है। जब ये पूरी हो जाएगी तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता होगी 2000 मेगावाट की। परियोजना कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा विकसित की जा रही है शरावती नदी पर। यह क्लियर हो गया, कर्नाटक में योजना को अप्लाई किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट को। 2024 में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने शरावती प्रोजेक्ट को मंजूरी पहले ही प्रदान कर दी थी और काम चल रहा है, लेकिन काफी हर्डल आ रहे हैं, काफी रुकावटें आ रही है, क्योंकि समय समय पर इसका विरोध होता रहता है और एक बार फिर से इसका विरोध उठा है। यहां पर शरावती रिवर की बात करें तो कर्नाटक के एक क्षेत्र है, कर्नाटका में अंबु तीर्थ, इस पर्टिकुलर प्लेस से यह निकलती है। ऑलमोस्ट 128 किलोमीटर का बहाव क्षेत्र है, पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है, पश्चिम की ओर इसका बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है और अरेबियन सी में ये गिरती है। ओके, यहीं पर शरावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कर्नाटक में स्थित है, इसी नदी की घाटी क्षेत्र में। कर्नाटक में जो अदर इंपॉर्टेंट डैम है जिस पर सिंचाई परियोजना या विद्युत परियोजना कार्यरत है, अगर हम उनकी बात करें तो तुंगभद्रा डैम, ये बहुत ही फेमस है कर्नाटक में, तुंगभद्रा रिवर पर। तुंगभद्रा नदी के किनारे ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा, कर्नाटका में आता है। लिंगा नामक्की डैम है शरावती रिवर पर। अलमट्टी डैम है कृष्णा रिवर पर। कृष्ण राजा सागर डैम है कावेरी रिवर पर। हरांगी डैम देखने को मिलता है हरांगी रिवर पर कर्नाटका में। और नारायणपुर डैम देखने को मिलता है कृष्णा रिवर पर कर्नाटका राज्य में। तो ये अदर डैम है और शरावती पर है, तो शरावती नदी कर्नाटक में बहती है। तो शरावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है या संचालित की जाएगी, तो ये कर्नाटक में, जिस पर विवाद है। भारत ने T-72 टैंक इंजनों को अपग्रेड करने के लिए किस देश के साथ 248 मिलियन अमेरिकी डॉलर की डील साइन की है? तो T-72 टैंक की बात करें ना, तो इसको विकसित करने का श्रेय दिया जाता है सोवियत संघ को। 1971 में सोवियत संघ ही अभी रशिया है। तो अभी है ना, इस टैंक में कम हॉर्स पावर के इंजन का यूज किया जा रहा था, लेकिन अब इंडिया ने रशिया के साथ समझौता किया है कि भैया इसको अपग्रेड किया जाए इन इंजनों को। और ये जो समझौता है रशिया के साथ, वो 248 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। किसके साथ? रशिया के साथ। टैंक है जिसकी मारक क्षमता 4 से 5 किलोमीटर तक देखने को मिल जाती है। अपने टारगेट को ये 4 से 5 किलोमीटर तक हिट कर सकता है। अभी T-72 टैंक में जो इंजन है उसकी हॉर्स पावर क्षमता है 780 हॉर्स पावर इंजन, लेकिन पुराना भी हो गया है। तो अब अपग्रेडेशन के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए और 1000 हॉर्स पावर इंजन के लिए समझौता किया इंडिया ने रशिया के साथ, 248 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। ओके,
तो अब इस टैंक में सुधार किया जाएगा और 1000 हॉर्स पावर इंजन इसमें लगाए जाएंगे। कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, जिससे हमारी जो डिफेंस सेक्टर है उसको मजबूती मिलने वाली, हमारी आर्मी को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। जदिया स्वामी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो जदिया स्वामी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु की एक स्थानीय जनजाति के द्वारा। तमिलनाडु में एक कम्युनिटी निवास करती है, तमिलनाडु के पर्टिकुलर कोटागिरी क्षेत्र में। यहां पर जिस कम्युनिटी की बात की जा रही है वो है बड़गा कम्युनिटी। अब बड़गा कम्युनिटी में ये लोग एक स्थानीय देवता की पूजा करते हैं और इन देवता का नाम है जदिया स्वामी देवता। तो जदिया स्वामी देवता के नाम पर जदिया स्वामी फेस्टिवल का आयोजन भी तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। किस कम्युनिटी के द्वारा? तो यह है बड़गा कम्युनिटी। इस देखिए, अपने जो स्थानीय देवता हैं जिनकी ये पूजा करते हैं, आपको पता है राजस्थान अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं, एमपी के पश्चिम में देखते हैं, तो सारी जनजातियों के स्थानीय देवता के रूप में वो पूजते हैं अपने देवता को। उनके सम्मान में स्थानीय नृत्य किया जाता है, उनका जो कल्चरल नृत्य है उसका वो डांस किया जाता है, आपस में भोजन किया जाता है, दावतें दी जाती है। तो इस फेस्टिवल को ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है जदिया स्वामी फेस्टिवल को, और अपने देवता को समर्पित किया जाता है। एग्रीकल्चर अच्छी होना है ना, या फिर बारिश अच्छी होना, इसके लिए पूरा क्रेडिट दिया जाता है इनके देवता को, और इसके उपलक्ष्य में ये जदिया स्वामी फेस्टिवल मनाते हैं। तो फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु। कौन सी कम्युनिटी मनाती है? बड़गा कम्युनिटी। यह ट्राइब तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स पर निवास करती है, नीलगिरी पर्वतमाला पर। तमिलनाडु में जो अदर फेस्टिवल मनाए जाते हैं उनमें थाईपुसम फेस्टिवल, कुछ समय पहले ही हमने बात की थी, तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू, ये तो काफी सुर्खियों में रहता है पूरे इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट तक के वर्डिक्ट आ चुके हैं इसके ऊपर। तो जल्लीकट्टू बुल फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल है ना, ये मकर संक्रांति पर न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। पुथंडू पुत्ताडू तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। कंथुरी महोत्सव, यह भी तमिलनाडु में एक नागौर दरगाह है, यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। यह तमिलनाडु के अदर फेस्टिवल है, अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में मनाए जाते हैं। भारत में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट सर्विसेज उपलब्ध करवाने के लिए स्पेसएक्स ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? देखिए, स्पेसएक्स कंपनी है किसकी? एलन मस्क की, यूएसए की, है ना। ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है वो है स्टारलिंक, और अब इसके साथ समझौता किया है, स्पेसएक्स के साथ इंडिया में समझौता किया है एयरटेल और जियो कंपनी ने। यहां पर हमारे पास ऑप्शन में एयरटेल है तो हम आंसर लेते हैं एयरटेल। एयरटेल और जियो दोनों ने ही समझौता किया है स्पेसएक्स से कि वो स्टारलिंक के माध्यम से इंडिया में जो इंटरनेट सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाएंगे। यहां पर एयरटेल और जियो जैसी कंपनी को और एक्सपेंड करने में मदद मिलेगी स्टारलिंक के माध्यम से। फायदा क्या होगा जियो और एयरटेल को? ऐसा क्या है भाई कि इनसे समझौता करना पड़ रहा है? जियो तो बहुत ज्यादा इंडिया में मान्यता प्राप्त है, एयरटेल भी, ये दो ही चल रही है अभी। तो ऐसा क्या फायदा है कि भाई स्टारलिंक के साथ इनको समझौता करना पड़ रहा है? स्टारलिंक मतलब स्पेसएक्स, इस इंटरनेट के लिए सर्विस के लिए क्यों समझौता करना है? देखिए, इससे स्पेसएक्स ने क्या किया है, स्टारलिंक के अंतर्गत सैटेलाइट, हजारों सैटेलाइट को स्पेस में स्थापित कर रखा है। अभी तक हमारे इंडिया में जो इंटरनेट सेवा है ना, उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर है ना, वायर डली रहती है, जो वो लगाए जाते हैं एंटीना के लिए, है ना। अलग अलग जगह पर खंबे लगाने पड़ते हैं कंपनियों को ताकि इंटरनेट की सुविधा दी जा सके। लेकिन यहां पर स्टारलिंक के माध्यम से क्या होगा कि इन ऑप्टिकल फाइबर तारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो वो लगाए जाते हैं खंबे, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे होगा क्या, डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट सर्विस दी जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा है गांव में नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि उनका नेटवर्क ही नहीं है वहां पर कंपनी का। तो डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से ऐसी जगह पर भी इंटरनेट सर्विस दी जा सकती है।
तो एयरटेल और जियो को इंडिया में एक्सपेंड करने में मदद मिलेगी इसके माध्यम से, ठीक है, एयरटेल और जियो को। इसीलिए इन्होंने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है स्टारलिंक के लिए। इंडिया में एंटीना लगाना या वाईफाई राउटर लगा, अभी तक सिर्फ एक स्टारलिंक एंटीना और वाईफाई राउटर के साथ ही काम हो जाएगा। अब डायरेक्ट वायर बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फायदे होंगे कंपनी को। चर्चित नेता लुइस मॉन्टेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? लुइस मॉन्टेनेग्रो जो अभी सुर्खियों में रहे, ये पुर्तगाल के पीएम के पद पर थे। ओके, इसलिए ये सुर्खियों में है क्योंकि पीएम के पद से हटे। अब यहां पर अगर हम लुइस मॉन्टेनेग्रो की बात कर रहे हैं तो ये पुर्तगाल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर है। दूसरी एक आध पार्टी के साथ अलायंस के साथ इन्होंने अभी अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, 1 साल भी नहीं हुआ है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लुइस मॉन्टेनेग्रो ने। अब हुआ ये कि भाई जब पार्लियामेंट में इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो इनकी गवर्नमेंट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई, मतलब इनका जो कोलेशन ग्रुप था उसने अपना समर्थन खींच लिया, जिसके कारण लुइस मॉन्टेनेग्रो की गवर्नमेंट गिर गई है पुर्तगाल में। और अब पुर्तगाल में फिर से इलेक्शन होने वाले हैं। यूरोप का देश है पुर्तगाल, 3 साल में तीसरी बार यहां पर इलेक्शन होने वाले। लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होंगे लुइस मॉन्टेनेग्रो एक एक्टिंग पीएम के रूप में कार्य करते रहेंगे। तो पुर्तगाली पीएम हैं जो अब हट गए हैं अपने पद से, लेकिन एक्टिंग पीएम के रूप में काम करेंगे। यूरोप का एक देश है पुर्तगाल, लिस्बन जिसकी कैपिटल है। यूरो यहां की ऑफिशियल करेंसी है। और मार्सेलो रेबेलो डी सोसा यहां के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप मैप में देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा पुर्तगाल, जो कि पूर्व में स्पेन से टच होता है और पश्चिम में अटलांटिक ओशन से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। बस एक ही देश से टच हो रहा है, स्पेन से। डन, कैपिटल लिस्बन। यहां पर 13 मार्च के सभी करंट अफेयर हो गए हमारे। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर, है ना। तो स्वतंत्र भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी वे कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ? वी रामास्वामी। हाल ही में फ्रंटियर टेक हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है नीति आयोग को। हाल ही में गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित रहे? तो ये क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित है। 54वां नेशनल सेफ्टी वीक 2025 कब से कब तक मनाया गया? तो यह मनाया गया 4 मार्च से 10 मार्च तक। हाल ही में जारी यूगो इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी रखी गई? अमेजन। हाल ही में किस राज्य ने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह राज्य है असम। हाल ही में महिला समृद्धि योजना कहां लॉन्च की गई? इसे लॉन्च किया गया कहां पर? महिला समृद्धि योजना को दिल्ली में। हाल ही में जारी IQ एयर 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में प्रदूषित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? तो हम हैं 5वें स्थान पर। आगे, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में कौन सा बड़ा आम इंपोर्टर देश है? तो दूसरा बड़ा हथियार आयातक देश है इंडिया। और हाल ही में वेटलैंड वाइस यूज के लिए रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? यह है जयश्री वेंकटेशन। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किए थे और यहां पर हमारे रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, खेड़ा का युद्ध। मैंने आपको हिंट दी थी ना, उसके बाद भी स्टूडेंट ने क्या किया है पता है? गूगल किया, जो पहला ईयर उनको दिखा वही कमेंट में धड़ाधड़ आंसर किए। भाई खेड़ा का युद्ध जब तुम सर्च करने गए ना तो तुमको वहां पर गूगल ने दिया है शकर खेड़ा का युद्ध जो 1724 में हुआ था, वो अलग है। मैंने आपको हिंट भी दी थी कि ये मराठा साम्राज्य में साहू जी महाराज और ताराबाई का युद्ध है ना। उसके बाद भी कॉपी करना है तुम लोगों को। आंसर क्या आएगा? 1707।
खेड़ा का युद्ध। जीआई टैग प्राप्त एथिकोपक्का खिलौने किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। 2017 में जीआई टैग दिया जा चुका है इनको। रेणुका वेटलैंड, जिसे 2005 में नामांकित किया गया था, किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ये हो गए तीनों आंसर। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे दे देता हूं। बिना गूगल किए इतना पढ़ाया है तुमको, उसके बाद भी आंसर नहीं कर पा रहे हो। बिना गूगल के आंसर करो। रिपब्लिक डे परेड में बेस्ट झांकी का पहला पुरस्कार किस राज्य की झांकी को दिया गया? पढ़ाया था जनवरी में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी इतिहास में? और भारत के दूसरे प्रेसिडेंट कौन बने थे? तीनों सिंपल क्वेश्चन है, बिना गूगल करे आंसर करो। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाना। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के डेली करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।